मिस कर जाओगे ये सब, वो बता रहे हैं स्क्रिप्ट। देन यू विल। बेटा दांत में पहले आता है। विश्वसनीय था कि कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को जांचने के लिए तोड़ दिया गया कि कहीं इसमें गेंद को चिपकाए रखने के लिए कोई चुंबक तो नहीं है। सूबेदार बाले तिवारी उनके गुरु थे। उन्होंने ध्यानचंद को खेल प्रशिक्षण दिया और न ही केवल एक महान खिलाड़ी बनने के लिए मार्गदर्शित किया, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बनने को प्रेरित किया जो टीम को साथ लेकर चले, जिसके लिए गेंद को प्रभावी ढंग से वितरित करना आवश्यक होता है। एक राष्ट्रवादी। 1936 ओलंपिक के दौरान जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद से मुलाकात की और प्रभावित होकर उन्हें जर्मन सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की, लेकिन ध्यानचंद ने भारतीय सेना में एक सिपाही होने पर भी बिना पलक झपकाए उनके प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए मातृभूमि सर्वोच्च थी और उनकी संपूर्ण निष्ठा और सेवा केवल अपने देश के लिए समर्पित थी। बर्लिन ओलंपिक के फाइनल से पहले उन्होंने अपनी टीम के साथ हाथ में तिरंगा, उस समय का कांग्रेस ध्वज, लेकर शपथ ली और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गान किया तथा अपनी मातृभूमि में जीत और गौरव लाने की कसम खाई। ओलंपिक स्वर्ण जीतने पर उनकी आंखें अश्रुपूर्ण थी, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी जीत पर उनका तिरंगा लहराया जा सकता। एक अनुशासित सैनिक। मैं एक सैनिक हूँ और एक सैनिक का पहला कर्तव्य अपने देश के सम्मान की रक्षा करना होता है। हमें खेल के मैदान में अपने राष्ट्र की श्रेष्ठता साबित करनी है। विजय हो या पराजय, मैं अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद अपनी पूरी क्षमता से खेलूंगा। 1928 ओलंपिक फाइनल के दौरान अस्वस्थ होने पर मेजर ध्यानचंद के द्वारा अपने टीम मैनेजर को कहे गए शब्द। भारत के राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1956 में मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया। वह ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्हें इस तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से अलंकृत किया गया। विनयशील स्वभाव। उन्हें झांसी में एक स्थानीय टूर्नामेंट के लिए आमंत्रित किया गया था। जब आयोजक अपने कहे अनुसार समय पर उन्हें लेने नहीं पहुंच पाए, तो एक राहगीर साइकिल चालक से लिफ्ट ली और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वापस पहुंचाने के लिए गाड़ी की पेशकश की, तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और वह उसी साइकिल चालक के साथ घर लौटे। परिश्रमी और केंद्रित व्यक्तित्व। युवा ध्यान सिंह दिन भर अभ्यास करते और यहाँ तक कि रात में चांद की रोशनी में भी अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें ध्यानचंद का नाम दिया गया। वह अपने खेल कला में निपुणता लाने के लिए सेना के दैनिक कार्य के बाद अन्य सैनिकों के विपरीत बिना आराम किए और नींद का भी त्याग करके कठोर परिश्रम करते थे। संस्कारी और सिद्धांतवादी आचरण। रात में मैच के बाद एक आकर्षक चेकोस्लोवाकियाई युवती ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, "ओ, तुम एक बेवकूफ हो।" वह उनकी एक हॉकी प्रशंसक थी और उसने उन्हें चूमने का आग्रह किया, लेकिन ध्यानचंद ने शीघ्रता से पीछे हटते हुए दोहराया कि वह एक विवाहित व्यक्ति हैं और उन्हें जिसकी अनुमति हमारी संस्कृति नहीं देती।
जांबाज खिलाड़ी 1936 के ओलंपिक में 6 गोल करने के बाद जर्मन गोलकीपर ने प्रतिशोधवश उन पर हमला किया, जिससे उनका दांत टूट गया। परंतु वह मैदान पर वापस आए और अपनी टीम को उत्तेजित न होने का निर्देश दिया। उन्होंने टीम से कहा कि वह इस तरह से खेले कि विरोधियों को अपने खेल का कौशल प्रदर्शित करें। भारतीय टीम के खिलाड़ी कई बार गेंद को गोल तक ले जाते और फिर गोलकीपर को चिढ़ाने के लिए निश्चित गोल किए बिना लौट पाते। प्रसिद्धि में भी विनम्र। मेजर ध्यानचंद जहां भी जाते लोग अक्सर उनके आसपास एकत्रित हो जाते और उनके हस्ताक्षर मांगते, जिसे वो हमेशा विनम्रतापूर्वक देते थे। इतनी लोकप्रियता के बावजूद उनका स्वभाव हमेशा विनम्र और दयालु था। उन्होंने अपनी टीम को क्वेटा भूकंप के पीड़ितों की सहायता करने का सुझाव भी दिया तथा उन्होंने स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से अपने हस्ताक्षर के बदले पीड़ितों के लिए धनराशि एकत्रित की। भाईचारे का रूप 1974 में भारत पाक संबंधों में सुधार लाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके मंत्रिमंडल ने भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ एक ऑल एशियन स्टार हॉकी टीम का गठन करने के लिए मेजर ध्यानचंद से संपर्क किया। उन्होंने तुरंत इस काम को करने का बीड़ा उठाया और अपने पुराने मित्र और टीम साथी एआई दारा, जो अब पाकिस्तान में थे, उनसे इस कार्य के लिए संपर्क स्थापित किया। ऑल एशिया स्टार हॉकी टीम ने भारत, पाकिस्तान और यूरोप का दौरा किया और दर्शकों को रोमांचित करते हुए भाईचारे का सबूत दिया। मेजर ध्यानचंद स्वतंत्रता से पूर्व जब पाकिस्तान के बानोकुहाट क्षेत्र में सेना द्वारा तैनात थे, वहां उनके वेतन के खाते में कुछ पैसे फंसे हुए थे जो वह निकल नहीं रहे थे। एआई दारा ने अपने मित्र के यह पैसे वापस दिलाने में मदद की। एक बहुमुखी प्रतिभा। मेजर ध्यानचंद का रुझान केवल हॉकी में ही नहीं बल्कि अन्य खेलों में भी था। बहुत कम लोग जानते थे कि वह क्रिकेट, लॉन टेनिस, बिलियर्ड्स इत्यादि खेल भी खेलते थे। क्रिकेट में उनकी प्रवीणता के लिए वो प्रसिद्ध थे। एक पारिवारिक व्यक्ति। ध्यानचंद जी का परिवार बड़ा था। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि वो अपने परिवार को सभी सुख सुविधा उपलब्ध करा सकें और अपना समय दे सकें। उन्होंने अपने परिवार के लिए कई त्याग किए। मॉडल रखे हुए हैं, एक्चुअल मॉडल नहीं देखिए,
बच्चे ठीक है सर। जैसे ही हम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के द्वार में प्रवेश करते हैं, भारतीय खेल इतिहास के महानतम दिग्गज में शीर्ष देने और कड़ा अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। खिलाड़ी नतमस्तक हो उन्हें नमन कर उनके जैसा कुशल और उत्तम खिलाड़ी बनने की उम्मीद करते हैं। ध्यानचंद ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार थे जिनकी उपलब्धियां और उनका कौशल आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक खिलाड़ी जिसके कौशल ने भारत के तत्कालीन शासक ब्रिटेन को मैदान में टक्कर की चुनौती दी और उन्हें विश्व मंच पर लगभग निश्चित हार से बचने के लिए 1928 के ओलंपिक से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, बालक ध्यान सिंह का जन्म सैनिक सूबेदार सोमेश्वर दत्त सिंह और माता श्यामा देवी के साधारण परिवार में हुआ था, जो झांसी के छोटे से शहर में रहते थे। झांसी, जिसके नाम से एक और महान शख्सियत रानी लक्ष्मीबाई का नाम जुड़ा था। ध्यान सिंह 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। वहां सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उनमें छुपी हॉकी की प्रतिभा को पहचाना और उनका मार्गदर्शन किया। उस समय हॉकी देश में घरेलू स्तर पर लोकप्रिय था, परंतु 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना के बाद ही हॉकी खेलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर संभव हो पाए। आर्मी के टूर्नामेंटों में खेलकर उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। 1926 में न्यूजीलैंड के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दौरे ने उन पर दुनिया की नजरें टिका दी। टीम ने हर मैच जीता, जिनमें टीम ने 192 गोल किए, जिसमें ध्यानचंद का व्यक्तिगत स्कोर 80 था। उनका हर गोल सटीक और शानदार था। समाचार पत्रों में भारतीय टीम और मैदान पर ध्यानचंद के असाधारण कौशल की भारी प्रशंसा होने लगी। उनकी ड्रिबलिंग इतनी अद्भुत थी कि प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाड़ी भी उनके खेल को देख आश्चर्यचकित होकर खेलते खेलते स्तंभित हो जाते थे। 1924 के पेरिस ओलंपिक में लोकप्रियता की कमी के कारण हॉकी को हटा दिया गया। 1926 में भारतीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे ने हलचल मचा दी थी और भारतीय खेल के जादू की ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया था। बढ़ती लोकप्रियता ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को हॉकी को फिर से खेलों में शामिल करने के लिए मजबूर किया। 1928 में भारतीय फील्ड हॉकी टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई, जो ध्यानचंद के करियर में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। टीम ने दौरे पर सभी 10 मैच जीते और 71 गोल किए, जिनमें से अधिकांश ध्यानचंद की स्टिक से निकले थे। अंग्रेजी दैनिक प्रेस ने तुरंत ही मैदान में उनके अद्भुत खेल, स्टिक और गेंद की मजबूत पकड़ और स्फूर्ति को देख उन्हें हॉकी का जादूगर और हॉकी ईल के खिताबों से नवाजा। 1928 ओलंपिक के फाइनल मैच दिन था। ध्यानचंद को तेज बुखार ने जकड़ लिया था। उनके कोच ने चिंतित होकर पूछा कि वह कैसे खेल पाएंगे, लेकिन ध्यानचंद ने अडिग होकर कहा, मैं एक भारतीय सैनिक हूं और मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। यह कहते हुए वह फील्ड की ओर चल पड़े। उस मैच में हॉलैंड टीम के विरुद्ध किए गए 3 गोलों में से उन्होंने 2 गोल दागे। 26 मई 1928 को भारतीय टीम हमारे देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर विजेता बनी और ध्यानचंद भारत के 29 में से 14 गोल कर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रहे। खेल जगत में एक प्रतिभाशाली सितारे का जन्म हो चुका था।
चूंकि गेंद उनकी स्टिक से चिपककर चलती थी, इसलिए इसमें चुंबक होने का भी संदेह था और जांच के लिए उनकी स्टिक को तोड़ा गया और पाया गया कि यह सामान्य थी। जहां विदाई के लिए केवल 3 लोग ही थे, वहां उनके विजय के पश्चात वापसी पर बंबई बंदरगाह पर हजारों लोगों ने टीम का भव्य स्वागत किया। तमाम प्रशंसाओं के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में संजोकर रखते थे। बहुत लंबी फिल्म है भाई। झांसी हीरोज टीम का उनके दिल में हमेशा एक विशेष स्थान था और उन्होंने वहां कई लोगों को प्रशिक्षित किया जो आगे चलकर ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। 1928 की ओलंपिक जीत के बाद ध्यानचंद घरेलू सर्किट में अत्यंत विख्यात हो गए और उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती। ऐसे ही हॉकी भारत का सबसे लोकप्रिय खेल बन गया। हीरोज क्लब ने आगे जाकर 6 ओलंपिक पदक, 5 स्वर्ण और 1 कांस्य, 3 विश्व कप पदक, स्वर्ण, रजत और कांस्य और एशियाई खेलों में 4 रजत पदक के साथ भारतीय पदक तालिका में योगदान दिया। दुनिया भारी मंदी से जूझ रही थी और 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम को भेजने के लिए धन की कमी थी। यात्रा को संभव बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक लेना पड़ा। 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक और फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हॉकी के चैंपियन ने फिर अपना शानदार खेल दिखाया और भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। उनके भाई रूप सिंह भी टीम का हिस्सा थे, जो अपने आप में एक अद्भुत खिलाड़ी थे। रूप सिंह एक तेज-तर्रार और ताकतवर खिलाड़ी थे। उनके स्ट्रोक में इतनी ताकत होती थी कि गेंद गोल को चीरकर पार हो जाती थी। यही नहीं, वह ड्रिबलिंग में भी माहिर थे। ध्यानचंद ने कई बार उल्लेख किया है कि कई बार रूप सिंह मुझसे भी बेहतर खेलते हैं। उनकी उत्कृष्टता और ओलंपिक में किए गए गोलों का एक और प्रमाण है। 1972 में म्यूनिख के ओलंपिक आवास में एक सड़क का नाम उनके नाम पर कैप्टन रूप सिंह स्ट्रीट रखा गया। दौरान दिग्गज खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि स्वरूप लंदन के मेट्रो स्टेशनों का नाम उनके नामों पर रखा गया। इसमें 2 मेट्रो स्टेशनों का नाम हॉकी के जुड़वा भाइयों ध्यानचंद और रूप सिंह के सम्मान में रखा गया और एक स्टेशन शानदार लेस्ली क्लॉडियस के नाम पर रखा गया था। ध्यानचंद और रूप सिंह हॉकी जुड़वा के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनके खेल में स्टिक प्ले और सटीकता का शानदार प्रदर्शन था। 1932 के ओलंपिक के दौरान ध्यानचंद को चुनौती देते हुए स्टेडियम के चारों ओर पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था, हम ध्यानचंद को 3 से अधिक गोल नहीं करने देंगे। लेकिन वे भारतीय टीम के 24 गोलों की बौछार को रोकने में असमर्थ रहे, जिनमें से 8 गोल ध्यानचंद की स्टिक से हुए और 12 गोल रूप सिंह ने बनाए। वर्ष 1936 की शुरुआत में युवा ध्यानचंद का विवाह जानकी देवी से हुआ, जो सादगी और सौम्य स्वभाव में उनसे मेल खाती थी। जब ध्यानचंद को अपनी नई दुल्हन को छोड़कर ओलंपिक में खेलने के लिए दूर बर्लिन जाना पड़ा, तब भी जानकी देवी ने उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मन प्रचार चरम पर था। हिटलर जर्मनी की श्रेष्ठता दर्ज करना चाहता था। जर्मन टीम के खिलाफ भारतीय टीम के अभ्यास मैच में भारत की हार के बाद जर्मन ओलंपिक जीत की उम्मीद कर रहे थे। कप्तान ध्यानचंद, टीम मैनेजर पंकज गुप्ता और कोच स्वामी जगन्नाथ राव ने एक रणनीतिक निर्णय लिया और टीम में शामिल होने के लिए एक विश्वसनीय राइटिंग AIS दारा को भारत से जर्मनी के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। अब रूप सिंह लेफ्टिन में, दारा राइटिन में और खुद ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड खेलते हुए मैदान में उतरने के लिए तैयार थे।
और इस अपराजय डिग्री से टीम को जीत के लिए और दृढ़ किया गया। 15 अगस्त 1936 को फाइनल के दिन मैदान गीला था और मौसम उतना अनुकूल नहीं था क्योंकि पिछले दिन ही बारिश हुई थी। कितने देर का? जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर दर्शकों में उपस्थित जर्मन जीत की उम्मीद कर रहे थे। पहले हाफ में मैदान गीला होने के कारण भारतीय टीम केवल एक ही गोल कर सकी। हाफ टाइम के दौरान ध्यानचंद ने बेहतर पकड़ के लिए अपने जूते उतार दिए और उन्हें देख रूप सिंह भी नंगे पैर मैदान में उतरे। उन्होंने कुशल पास और जादुई स्टिक प्ले से जर्मन रक्षा को ध्वस्त कर दिया। जुझारू जर्मन टीम आक्रामकता से खेल रही थी। छठे भारतीय गोल के साथ उन्होंने ध्यानचंद को शारीरिक रूप से घायल कर दिया। प्राथमिक चिकित्सा प्राप्त करने के बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि वे जर्मन आक्रमण का जवाब न दें बल्कि कौशल में अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करें। फॉरवर्ड बार बार गेंद को जर्मन सर्कल तक ले जाते और फिर वापस पास करके जर्मन टीम को चकित कर देते। अंततः उन्होंने खेल के दूसरे भाग में हर 5 मिनट में एक गोल करके 8-1 से अपनी जीत दर्ज की। हिटलर इस अपमान को सहन नहीं कर सका और खेल खत्म होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर चला गया। हिटलर का जमाना था, यहाँ पे दिखाई मूवमेंट अपने अपने झंडों में खड़े थे इंडियन लोग। अब इंडिया की भूमि ऐसी खड़ी हुई, इन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ कि हम लोगों की ये दशा है। निकल जब ये इतने ग्राउंड में लगातार 21 गोल कर हिटलर ऊपर से उतर के नीचे आया, हाथ मिलाया, वो ध्यान चंद है, कभी से नाम उनका ध्यानचंद, वो ध्यानचंद जैसे चंद्रमा चमकता है ऐसा तुम्हारा नाम चमके। सबसे बड़ा ऑफिसर बना दो और ध्यान आप यहाँ संगत करो। 36 के 3 बार के ओलंपियन ने अपनी टीम